साझा करते हैं। अब इसको आप हल तभी कर सकते हो जब आपको मैप का एक विधिवत अध्ययन हो। कम से कम एशिया के बारे में तो आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। यदि आप पूरे वर्ल्ड का मैप नहीं कंठस्थ कर पा रहे हो, लोकेशन नहीं बैठा पा रहे हो अपने दिमाग में, तो कम से कम भारत के पड़ोसियों की लोकेशन तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और उसी से यदि हम देखें, मंगोलिया की बात करें, चीन की बात करें, तो मंगोलिया जो है ये चीन और रूस के साथ सीमा साझा करता है। अभी हम दिखा देते हैं। तो पहला कथन सत्य है। और दूसरा है कजाकिस्तान चीन और रूस के साथ सीमा साझा करता है, यह भी कथन सत्य है। जबकि तीसरा कथन गलत है, क्योंकि मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं। तो 1 और 2 सही है, मतलब इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न को क्यों रखा गया है। और इस प्रश्न को क्यों रखा गया है, तो सबसे पहले आपको एक आर्टिकल मिलेगा कल के समाचार पत्रों में, यह था चाइना रसिया टाइज एज ए मेजर डिटर्मिनेंट। और ये जो चाइना और रसिया का आपस में जो इस तरह का गठजोड़ हो रहा है, निश्चित रूप से भारत के लिए चुनौतियां हैं। भारतीय विदेश नीति किस प्रकार से अब आगे बढ़ेगी इन क्षेत्रों के लिए, तो उसके लिए भी चुनौतियां हैं कि जो मॉस्को का संबंध है भारत के साथ, नई दिल्ली के साथ जो मॉस्को का संबंध है, उसको किस तरीके से अब देखा जाए, किस तरीके से उस पर आगे बढ़ा जाए, इन सब पर एक विस्तृत लेख छपा था और उसी लेख से संबंधित एक प्रश्न मैंने यहाँ पे उठाया है। अब आइए मैप में समझने का प्रयास करते हैं कि जो देशों की बात हो रही है वो है कहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मंगोलिया की। रूस की बात यदि हम करें तो ये रूस का आपका मैप है, ये इसके ऊपर आपका ये पूरा हो गया रूस का। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया ये आपका देश हो गया मंगोलिया। तो पहला कथन था मंगोलिया रूस और चाइना के साथ सीमा साझा करता है, सही है, क्योंकि नीचे इसके चाइना है और उसके उत्तर में रसिया है। दूसरा कथन था कि कजाकिस्तान रूस और चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये आपका है कजाकिस्तान। और यह भी देखें तो इधर रूस के साथ सीमा साझा करता है, इधर चाइना के साथ साझा करता है। लेकिन यदि हम देखें कि क्या कजाकिस्तान मंगोलिया के साथ सीमा साझा करता है, नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में चाइना आता है। तो चाइना और कजाकिस्तान है, मंगोलिया यहाँ से अलग हो जाता है। तो तीसरा कथन आपका इस प्रकार से गलत हो जाता था। अब इसमें 3 से 4 देशों का नाम आया है, उनके बारे में आइए थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले रूस की बात आती है। रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा है रशियन रूबल, ये आपको पता होना चाहिए, रूबल यहाँ की मुद्रा। यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का जो इसरो है हमारा, इसरो अपना पहली तकनीकी संपर्क इकाई जो खोला है विदेशों में, मॉस्को में खोला है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी सबसे बात आती है कि भारत इंदिरा नामक हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं रूस के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। अब आइए मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। मंगोलिया के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर या उलन बटार जो भी बोलते हैं। दूसरी टोगरोग यहाँ की मुद्रा है। तीसरी सबसे बात, मंगोलिया के साथ भारत जो सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट नामक मिलिट्री एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, मंगोलिया के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको मंगोलिया के संबंध में पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी का नाम अभी हाल ही में परिवर्तित हुआ है, इसका नाम है नूर सुल्तान, राजधानी इसकी नई है नूर सुल्तान। मुद्रा की यदि हम बात करें तो टेंगे यहाँ पे मुद्रा चलती है, टेंगे मुद्रा चलती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें कजाकिस्तान के साथ तो 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हम कजाकिस्तान के साथ करते हैं। एक तो हमारा हो गया प्रबल 2 और एक दूसरा जो हम करते हैं काज़इंड, KAZIND, काज़इंड। ये 2 एक्सरसाइज हम इनके साथ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुद्रा अवश्य पता होना चाहिए कि इनकी मुद्रा है टेंगे, और उलन बटोर जिसकी राजधानी थी मंगोलिया की राजधानी थी उलन बटोर, उसकी मुद्रा क्या थी आपको पता है, सामने आपके लिखा गया है टोगरेग। अब जब भी आप किसी देश के बारे में पढ़ें, करंट अफेयर्स में पढ़ें, तो उसकी मुद्रा अवश्य देख लिया करें, उसकी अवस्थिति अवश्य देख लिया करें, भारत के साथ क्या उसके संबंध है वो देख लिया करें कि किस प्रकार के हमारे संबंध है, सैन्य संबंध है, व्यापारिक संबंधों में क्या है, साइंस-टेक में क्या है, अंतरिक्ष संबंध है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अंतरिक्ष संबंध की बात किया तो आपको पता होना चाहिए भारत ने अभी हाल ही में अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसके साथ अंतरिक्ष संबंध की स्थापित किया है। वो कौन सा देश है, यदि हम बात करें तो वो देश आपका है
जहां पे बोको हराम का जन्म हुआ था। नाइजीरिया के साथ भारत ने जो है सैन्य समझौता तो था ही, साथ ही अब हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी समझौता किया है। तो इस तरह से हमें देखने की जरूरत है बृहद परिप्रेक्ष्यों में, जहां तक आप जोड़ सको, इतिहास से जोड़ सको, भूगोल से जोड़ सको, अर्थव्यवस्था से जोड़ सको, साइंस टेक से जोड़ सको, जहां भी आप सक्षम हैं जोड़ने में, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जोड़ने का, लिंक करने का प्रयास करें। यदि आप लिंक करते हैं तो विश्वास मानिए आपको कहीं भी कोई समस्या आगे की परीक्षाओं में होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध है? इनमें से कौन सा कृत्य है जिसके आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ठीक है, इसमें सबसे पहले यदि हम देखें, यदि आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो प्रभावित होती हो तो निश्चित रूप से आप पे प्रतिबंध लगेगा, उचित प्रतिबंध है। अदालत की यदि आप अवमानना करते हैं तो भी आप ये प्रतिबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि आप अदालत के बारे में कुछ बोलें, न्यायालय के बारे में कुछ बोलें। तीसरी सबसे बात आती है कि जहां से हमारे विदेशी ऐसे राज्य जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, यदि आप उनके बारे में कुछ गलत जानकारी देते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो स्वतंत्रता है वो आपकी छिन सकती है। तीसरी सबसे इसमें जो बात की गई है तो 3 कथन आपके ये तीनों सही हो जाते हैं। चौथा कथन है सहकारी संघवाद के हित में। यदि आप सहकारी संघवाद के हित में बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यदि आप सहकारी संघवाद के अहित में, उसके विपरीत बोलते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रतिबंधित किए जाएंगे। तो उचित प्रतिबंध की बात करें तो इसका 1, 2 और 3 सही है, मतलब बी विकल्प इसका सही उत्तर। इसमें पूछा गया है कौन से इसमें ऐसे टॉपिक हैं जिन पर यदि आप बोलोगे तो आपकी जो भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आपकी छीन सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्यों मैंने इसकी बात किया है। तो आप जानते हैं प्रशांत भूषण का केस चल रहा है, बहुत ही चर्चित केस है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा भी होगा। तो यहाँ पे हम नहीं जाते हैं, इससे जो प्रश्न बन सकता था वो मैंने बनाने का प्रयास किया है। इसी पर आधारित आपका दूसरा प्रश्न भी देखने को मिलेगा। चलें, अब आपको बताना है कि अवमानना, बहुत कम लोगों को पता होगा इसका जवाब, तो आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, अवमानना के मामले में अदालत कार्रवाई कर सकती है। अवमानना के मामले में अदालत कार्रवाई कब कर सकती है, यही इसमें बात की गई है। कोई भी अदालत है, कोई भी कोर्ट है हमारा, वो अवमानना के मामले में सुनवाई कब कर सकती है? कब कर सकती है? पहला कथन है स्वतः संज्ञान में लेकर कर सकती है। दूसरा है अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल द्वारा दी गई याचिका पर। तीसरा कथन है किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर और आपराधिक मामलों में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के लिखित सहमति के साथ है। अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, किन आधारों पर, इन कथनों में से किन आधारों पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है अवमानना के मामले में। तो आपको बता दें कि अवमानना के मामले में यदि सुनवाई करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, तो सिर्फ और सिर्फ 2 वो जोन से। पहला है कि वह स्वतः संज्ञान में, कोई भी मामला है तो वह स्वतः संज्ञान में लेकर मामले की सुनवाई कर सकती है। दूसरी यदि हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई याचिका पर, यदि अटॉर्नी जनरल जो हमारे हैं उनके द्वारा कोई याचिका डाली जाती है तो कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। तीसरा है किसी भी व्यक्ति द्वारा, मतलब कोई थर्ड पर्सन भी यदि किसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कराना चाहता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि जब थर्ड पर्सन जाएगा तो डायरेक्ट वो कोर्ट नहीं सुन लेगा उसकी बात। उसके लिए जरूरी है कि थर्ड पर्सन ने जो याचिका दाखिल की है उस पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो है ये लिखित में जब सहमति देंगे थर्ड पर्सन की याचिका पर, तभी उसकी सुनवाई की जाएगी। और प्रशांत भूषण के केस में क्या देखने को मिला कि किसी थर्ड पर्सन द्वारा जो है याचिका डाली गई। अब थर्ड पर्सन द्वारा याचिका डाली गई, इसमें ना तो अटॉर्नी जनरल ने लिखित में दिया या सॉलिसिटर जनरल, तो इन लोगों ने लिखित में नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल द्वारा कोई लिखित में नहीं दिया गया कि कोर्ट इस पे सुनवाई करे। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे देरी हो रहा था, यहाँ पे इन्होंने अटॉर्नी जनरल ने ध्यान नहीं दिया या जो भी कारण रहे हो, इन्होंने लिखित में सहमति नहीं दी। तो कोर्ट ने क्या कर दिया, जो थर्ड पर्सन की याचिका थी उसको स्वतः संज्ञान में ले लिया। मतलब यहां पे होना, यदि हम देखें विधि के अनुसार, तो क्या था कि कोई भी थर्ड पर्सन की याचिका सुप्रीम कोर्ट तभी सुन सकता है जब उसके पास अटॉर्नी जनरल लिखित में भेजें, लिखित में उसको स्वीकार करें कि भाई सुनवाई करने लायक है। लेकिन यहां पे कोर्ट ने क्या कर दिया कि इन्होंने अटॉर्नी जनरल को
बेट नहीं किया, इन्होंने इस मामले को थर्ड पर्सन ने किया था, लेकिन इसको स्वतः संज्ञान में लेकर, क्योंकि उनका अधिकार है स्वतः संज्ञान में लेकर मामलों को हल करना, तो उन्होंने स्वतः संज्ञान में इसको ले लिया और अवमानना के मामले में कार्रवाई कर दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चित है, ज्वलंत मुद्दा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अवमानना के मामले में कोर्ट स्वयं सुनवाई कर सकता है, अटॉर्नी जनरल की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। तीसरी बात, यदि कोई आपराधिक प्रकार की अवमानना की बात है या कोई थर्ड पर्सन के द्वारा अपील की गई है, तो जब तक अटॉर्नी जनरल लिखित में नहीं देंगे उस पर अवमानना की सुनवाई कोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, मतलब इनमें से तीनों सही हैं। डी विकल्प इसका सही उत्तर है, 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अब बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन से पीएम केयर्स फंड पीएम केयर के ट्रस्टी होते हैं। पीएम केयर जो है उसका ट्रस्टी कौन कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री? इसमें यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री भी होते हैं, विदेश मंत्री नहीं होते, यहाँ पे गृह मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। ये तीनों मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो हैं ये पीएम केयर्स के ट्रस्टी होते हैं। तो इसमें से सही क्या है? 1, 2 और 4, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। विदेश मंत्री इसके ट्रस्टी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसकी चर्चा मैंने क्यों किया, इस प्रश्न को मैंने क्यों रखा, तो उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे इसमें बोला गया है सेंटर्स सेटअप पीएम केयर्स इंडिकेट्स मेमो। अब इसी के आधार पर, इसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने इस प्रश्न को बनाया था और निश्चित रूप से आप सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और मैं बार बार कहता हूं कि नोट्स बनाते चलिए। चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और कॉमन पात्रता परीक्षा। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, इससे मैंने एक टू द पॉइंट में एक सेक्शन में वीडियो भी बनाया है। जिसको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। कह रहा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और कॉमन पात्रता परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पर विचार करें। पहला, इसमें परीक्षाएं 22 भाषाओं में कराई जाएंगी। दूसरा, प्रत्येक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तीसरा, पूर्व की विभिन्न संस्थाएं जैसे SSC, RRB और IBPS का विलय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में किया जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा विचार करिएगा। यदि आप सब ने पढ़ा है इसके बारे में तो निश्चित रूप से थोड़ा सा वीडियो को रोककर इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए, क्योंकि ये लाइव सेशन तो है नहीं, इसलिए मैं इसका जवाब आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और कॉमन पात्रता परीक्षा के बारे में डिटेल में मैंने बनाया है, तो वहां से आप वीडियो टू द पॉइंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। यदि हम बात करें कि क्या इसमें 22 भाषाओं में परीक्षा कराई जाएगी, गलत है। जो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनमें से 12 भाषाओं में ये परीक्षा कराई जाएगी। अभी तक आप देखते तो हिंदी या अंग्रेजी में ही होता था, लेकिन अब आप अपने विषय का, अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हो और 12 भाषाओं में से किसी भी भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है, प्रत्येक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। यदि हम इसकी बात करें तो ये कथन आपका सत्य है। पहला तो गलत था, दूसरा सत्य है। तीसरी की बात करें, पूर्व की भांति विभिन्न संस्थाएं जैसे SSC, RRB और IBP, जैसे SSC एग्जाम कराता है, RRB रेलवे का कराता है, IBPS किसका कराता है? बैंकिंग सेक्टर का कराता है। तो क्या ये संस्थाओं का विलय कर दिया जाएगा? ये गलत है, क्योंकि ये जो भी संस्थाएं हैं जैसे SSC है, RRB है, ये सारी संस्थाएं बनी रहेंगी। अब इनका काम क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पहले प्रारंभिक लेवल का, इसको प्री लेवल का मान लीजिए, Tier 1 की परीक्षा कराएगी। उसके बाद के जो चरण होंगे वो परीक्षा कौन कराएगा? जिसके माध्यम से वैकेंसी निकाली जाएगी। यदि SSC की वैकेंसी है तो SSC Tier 2 कराएगा, यदि RRB की है तो RRB Tier 2 कराएगा। ठीक है, तो किसी भी संस्था का विलय नहीं किया जा रहा है, किसी भी संस्था का विघटन नहीं किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 इसका सही उत्तर है। तो 2 कहां पे है? केवल 2। डी विकल्प केवल 2 के साथ है, तो केवल 2 पे जाना है, डी विकल्प को टिक करना है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। निश्चित रूप से इसी तरह से आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। और यदि आप राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो टू द पॉइंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी और बेहतर रूप से आप एक यदि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में पूछा जाए, कॉमन पात्रता परीक्षा के बारे में पूछा जाए, तो आप बेहतर जवाब देने में सफल रहेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा के जो भी प्रश्न होंगे यदि आप टू द पॉइंट देख लेते हैं इस टॉपिक से, तो वो आपके गलत नहीं होंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।